अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिन। नाज़रीन, आज के शो में हम आपको बताएंगे कि खून की बीमारी थैलेसीमिया से कैसे बचा जा सकता है। उसके साथ साथ हाउसिंग सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि FPCCI के नौमंतखब सदर मियां नासिर हयात मग्गू क्या कहते हैं और उनके क्या मंसूबे हैं। आइए आज का शो शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ सेहत की। सेहत के हवाले से वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं और किसी भी घर में अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो तो उसकी तकलीफ़ या तो वही जान सकता है जिसको बीमारी हो, या उसके प्यारे जो अहल खाना हैं, जो करीब तरीन लोग हैं, वो जान सकते हैं कि उसकी तकलीफ़ क्या होती है। हम बात करेंगे एक ऐसी NGO की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसने ऐसे एक बीमारी के लिए काम शुरू किया, एक स्ट्रगल शुरू की और 23 साल पहले वो जद्दोजहद शुरू की। बच्चों की तकलीफ़, आपको अंदाज़ा है कि बच्चों की तकलीफ़ किससे भी बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्होंने उस काम का बेड़ा उठाया और वो क्या बीमारी है उस पर हम बात करेंगे और उसके बारे में उनसे मालूमात भी जानेंगे। हम बात करेंगे हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और CEO सैयद आरिफ अली से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट क्या है, किस मकसद के तहत बनाया गया था और क्या काम कर चुके हैं अब तक? 1994 में हमने ये इदारा कायम किया था और उस वक्त हमारा सिर्फ एक एम था कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। लेकिन इस 26 साल के सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि आज हम तकरीबन 22 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इसमें जो हमारा कोर काम है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है जो कि माँ के पेट से ही बच्चे में मुंतकिल हो जाती है और ये जब माँ और बाप माइनर हों, दोनों माइनर हों, तो एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का या तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज है या फिर ये कि वो ज़िंदगी भर जो है वो ब्लड लगाए। वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें पानी भी है, कैटरेक्ट आई ऑपरेशंस भी है, ब्लैंकेट ड्राइव है, रफ्तार ड्राइव है और रेन इमरजेंसी है, डिज़ास्टर है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 80% फोकस हमारा थैलेसीमिया है। मैं इसी के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि थैलेसीमिया की बीमारी की क्या अलामात हैं। वो लोग जिन्हें अभी तक, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको शायद अभी तक इसकी फैसिलिटीज़ का भी ना पता हो, या अलामात के हवाले से भी थोड़ा बता दें। देखें, थैलेसीमिया जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट भी एक इसकी तीसरी किस्म है, लेकिन ज़्यादातर ये दो किस्में जो हैं वो पाई जाती हैं। थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो एक बहुत नॉर्मल लाइफ गुजारता है, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ होती है उसकी, ना उसको डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई दवाई लेनी है, ना कोई टेस्ट कराना है, ना कोई चेकअप कराना है। लेकिन जब दो थैलेसीमिया माइनर यानी एक मेल फीमेल मिलते हैं और एक बच्चा जो पैदा होता है, वो बच्चा, एक फैमिली में अगर 4 बच्चे पैदा होते हैं तो चांस ये है कि 1 या 2, एक लाजमी और 2 हो सकता है कि वो थैलेसीमिया मेजर हों। अब थैलेसीमिया बच्चा जब पैदा हो जाता है, अगर इसका पहले से उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो उस वक्त ये होता है कि वो बच्चा जो है बहुत वीकनेस फील करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि उनका HB जो होता है, हीमोग्लोबिन, वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए। जब आपके जिस्म में खून नहीं होगा तो आपको चक्कर भी आएंगे, आप पीले भी पड़ेंगे, आप में नकाहत भी आएंगी, आप जो है वो बिल्कुल खाने पीने को भी आपका दिल नहीं चाहेगा। तो ये वो बेसिक अलामत होती हैं कि जिससे माँ बाप घबराते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो डॉक्टर उनको चेक करता है तो फिर वो एक टेस्ट लिख के देता है उनको, जिसका हम वो टेस्ट करवा के जब उसको कंफर्म करते हैं कि ये इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो ये किस उम्र में ये नोट की जा सकती है? मैंने बताया, बच्चा जो पैदा होता है वो तो बाई बर्थ होता है, लेकिन वो सिम्टम्स बाज़ को 6 महीने में, बाज़ को साल में और बाज़ को 1.5 साल तक की उम्र में आ जाते हैं, क्लियर सिम्टम्स आ जाते हैं। सही। तो अगर ऐसी अलामत हो तो अब ये
कराची में हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो कराची शहर में लोगों को अवेयरनेस तरह ज़्यादा है, उसके अलावा भी मुल्क भर में क्या इसकी स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ दस्तियाब हैं? देखें, हम मेंबर हैं पाकिस्तान थैलेसीमिया फेडरेशन के, और उसके अंडर में 56 इदारे हैं, 56। कुछ इदारों को मैं जानता हूँ कि जो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी वजह से, तो मेरा अंदाज़ा एक 60-65 के करीब इदारे पाकिस्तान में हैं जो ये काम कर रहे हैं। एज़ फार एज स्क्रीनिंग इज़ कंसर्न या इसकी अवेयरनेस इज़ कंसर्न, तो आई एम वेरी मैं बहुत डिसहार्ड हूँ कि नहीं पता लोगों को बहुत कम पता है, और अगर पता भी है तो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लोग इस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी अल्लाह बेहतर करेगा। मगर हम 2018 से बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, बाकायदा। हमें ये तीसरा साल है। इस साल भी हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम 20-21-22 के लिए अनाउंस कर रहे हैं अवेयरनेस, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शहरों में जाके इवेंट्स करना, बहुत गाँव में, गोटों में, छोटे शहरों में। लेकिन लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लोग थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो नहीं कराते हैं शादी से पहले, जो कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो कराना चाहिए टेस्ट, वो नहीं कराते हैं, और फिर शादियां हो जाती हैं। कबाइलों में, सरदारों में, ख़ानदानों में, कबीलों में जो है वो ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं देते कम्युनिटीज़ में। अगर वो कम्युनिटी में एक माइनर है तो वो एक माइनर नहीं होता, वो फिर पता नहीं कितने लोग माइनर होते हैं उसमें। तो वो बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, और ये तकलीफ जो है वो लोगों की बढ़ती चली जाती है। ये बताइए कि शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट के लिए तो कानून साजी भी अब हो चुकी है ना जी, और तो ये बताइए कि ये टेस्ट का इसका रेशो क्या है? वैसे तो ये भी एक बात आई थी कि निकाहनामे में भी इसका इंदराज होगा कि उसका स्टेटस क्या है, चीज़ें क्या है, तो क्या हर आम आदमी को, हर पाकिस्तानी को शादी से पहले इसका टेस्ट करवाना चाहिए? हर हाल में कराना चाहिए, और बदकिस्मती से जहां हमारे यहाँ दीगर कानून पर जो है लॉज पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मकसद निकाह के वक्त किसी को पता ही नहीं है कि ये बात पूछनी भी है, हमने कोई पूछता ही नहीं सिरे से। कोई एक कानून ज़रूर एक कागज़ों में पास हो गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट, कुछ चीज़ों का तो इम्प्लीमेंट नज़र आता है ना हमें, इसका बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं है, बदकिस्मती से, क्योंकि हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि शादी से पहले अगर नहीं भी कराया है, लेकिन जब माँ हामला होती है तो उस वक्त भी इसका टेस्ट मुमकिन है? बिल्कुल, एक पेट के अंदर 14 वीक जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो विद इन 14 वीक्स जो है वो आप CVS एक टेस्ट होता है, वो आप प्रोसीजर करवा सकते हैं। आप उस पर जो है वो ये चेक हो जाता है बच्चा जो है वो आया मेजर है या माइनर है। अगर माइनर है तो आप उसको कंटिन्यू कर दें, कोई मसला नहीं है। मेजर है तो उलमा इकराम का हमारे पास फतवा है कि आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें, और आप अगर इसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं तो अबॉर्ट करवाएं। लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर के लिए उसको वो पेन बर्दाश्त करना होगा, उसका खून तब्दील होगा। मैं आपको एक बात बताऊं अख्तर साहब कि ये वालिदैन, पेशेंट से ज़्यादा ना वालिदैन और फैमिली के लिए तकलीफ होती है। फ़र्ज़ करें किसी एक घर की आमदनी जो है वो 20,000 रुपये है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका अपना खर्चा 30,000 रुपये का हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अस्पतालों के चक्कर आपको रेगुलर लाइफ टाइम लगाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। तो ये लाइफ टाइम पेन है, यू विल हैव टू बेयर ऑल द लाइफ। और इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीकाकार होता है कि कम एज में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या इंजेक्शन लगते हैं, खून तब्दील होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका खर्चा कितना होता है? आप भी एक चैरिटी का, गो कि आपके यहाँ तो कोई कैश काउंटर नहीं है, आप लोग सब फ्री में सारी सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे सहूलतें फ्री में तो नहीं होंगी, तो उसका क्या कॉस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करता है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और हमारे यहाँ कोई कैश काउंटर कभी भी नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बच्चा जब शुरू में होता है तो उसको सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर वो 6 महीने बाद रिपीट होते हैं, कुछ टेस्ट साल के बाद रिपीट होते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी मेडिकेशन, उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कम होता चला जाता है। तो पहले महीने में 40 दिन में लगता था, फिर वो 30 दिन में लगता है, फिर वो 20 दिन में लगता है, और बाज़ केसेज ऐसे हैं कि हर वीक भी उसको लगता है, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन ड्यू टू एक्स्ट्रा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आपको एक समझ लें दूसरे का ब्लड लग रहा है, एक
और आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे इसको, एक दूसरे आदमी का ब्लड लग रहा है तो उसमें डेफिनेटली आपका आयरन, अपना जिस्म आपका सही ब्लड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसको, हाँ, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में आयरन फेरेटिन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, फेरेटिन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए आपको आयरन चिलेशन की मेडिसिन, रेस्टरॉल इंजेक्शन थेरेपी, फिर आगे जाके आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और ईसीजी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये लाइफ टाइम पेन है, बेसिकली दिस इज द लाइफ टाइम जॉब। अच्छा, ये बताइए कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का आपका पहले ऑफिस दूसरी जगह पे था, आप नई जगह हैं, कौन सी जगह है, अब आप कहाँ बैठे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ सालों से कोशिश कर रहे थे अपनी ज़ाती बिल्डिंग के लिए, और अल्लाह ताला का करम हुआ कि एक डोनर ने हमें ये जगह डोनेट कर दी जो कि गुलिस्तान जौहर में वाक़ है, और एक साहब ने इसको अपना तामीर करने का वादा कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हो गए, हमारी अपनी बिल्डिंग अल्लाह ने कर दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर और अभी कुछ हम सर्विसेज शुरू करें पब्लिक के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्लान है कि राइट नाउ वी हैव 260 पेशेंट इन आवर सेंटर, जिनको हम अल्लाह की मदद से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो 2022 तक हम 500 बच्चे इंशाअल्लाह ताला करेंगे कि जिनका यहाँ पे इलाज होगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो बलूचिस्तान से बच्चे आते हैं हम उनको कन्वेंस देते हैं। यहाँ कराची में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी फैमिलीज कन्वेंस अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनको कन्वेंस देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो राशन अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनको राशन देते हैं। तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रेगुलर काम कर रहा है, और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इस काम को मज़ीद बढ़ाएं। अच्छा, ये बताइए कि वो लोग जो इस इंटरव्यू को भी देखने के बाद आपको अप्रोच करना चाहें, देखना चाहें, तो आप लोकेशन एग्जैक्ट क्या है गुलिस्तान जौहर में, कौन सा ब्लॉक है, कौन सी जगह है? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 है, और ये जस्ट अपोजिट राबिया सिटी। जब आप जौहर चौरंगी से आप हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं, पहलवान गोट की तरफ, तो ये शेल का पंप आता है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे है हमारा ये दफ्तर बाग है। अच्छा, ये बताइए कि थैलेसीमिया के बच्चों पर, एक बच्चे पर कितना खर्चा आता है जो आप डोनेशन के थ्रू अरेंज? इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जब वो छोटा होता है तो उस पर 7-8 हज़ार रुपये भी खर्च होते हैं महीने के, लेकिन जब वो एक सर्टन एज पे पहुंच जाता है और फिर उसकी दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो 25-30 हज़ार रुपये महीना भी उसका खर्च होता है। और अगर उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी भी दवाइयाँ साथ जा रही हैं, तो वो प्लस ऐड हो जाती हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये बताइए कि ये सारी चीज़ें अभी जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या सब फिलैंथ्रोपी के थ्रू ही हो रहा है या इसमें कोई गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू अप्रोच गवर्नमेंट, बट टिल नाउ वी डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। तो गवर्नमेंट का तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। I really appreciate my philanthropist, my donor, my supporters, my well-wishers कि जिनकी भरपूर मदद से ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे हैं। बेसिकली तो सब कुछ अल्लाह ने ही किया हुआ है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने इन सबको हमारे लिए असबाब बनाए हैं। और वैसे गवर्नमेंट में किसी सेंटर में कहीं है फैसिलिटी थैलेसीमिया के बच्चों? देखें, ये सिविल हॉस्पिटल में एक है, बस वो ब्लड चढ़ा देते हैं, होता है चढ़ा देते हैं, बाकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर केयर नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन, नथिंग एट ऑल। राइट। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा थैलेसीमिया के अलावा आपने बताया कि और प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या वो भी कराची में ही हैं या पूरे पाकिस्तान में, कहाँ है? उसमें से कुछ कराची बेस्ड हैं, कुछ पाकिस्तान बेस्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 72 सिटीज़ में काम करते हैं जब भी हमारा कोई सिलसिला होता है। जैसे ब्लैंकेट हमारे 30 शहरों में बट रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और पानी का काम बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में कई जगहों पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब बारिशें आती हैं तो वो चाहे बलूचिस्तान में आए या सिंध में आए, तो हम वहाँ खाने का इंतज़ाम अल्लाह की मदद से करते हैं। इसके अलावा कैटरिक आई ऑपरेशन हमारा पंजाब में ही हो रहा है सारा। हमारे एक कैंप में 600-700 ऑपरेशन होते हैं, 4 दिन का 3 दिन का वो कैंप लगता है, तो उसमें 600-700 कैटरिक आई ऑपरेशन ऑन द स्पॉट होते हैं। इसी तरह जो हमारी कुर्बानी है वो इस साल से हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शुरू की है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कराची बेस्ड हैं, जैसे थैलेसीमिया की जो सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट वाली वो कराची बेस्ड है, लेकिन अवेयरनेस वाली वो थ्रू आउट द पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी पाकिस्तान से बाहर होती हैं, बिकॉज वी आर द रजिस्टर्ड चैरिटी ऑफ UK, US एंड कनाडा। तो हमारे वहाँ अपने बैंक अकाउंट्स भी हैं, वहाँ के टैक्स पेयर भी हैं, हमारे टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 मुल्कों में
पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और यूके 4 मुल्कों में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के 72 शहरों में हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। बस आखिरी सवाल आपसे ये कि वो लोग जो आपकी मदद करना चाहें, इन बच्चों की मदद करना चाहें और आपके फलाही प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डालना चाहें, वो कैसे करें? बहुत आसान है, हमारी वेबसाइट है www.hiwt.org। आप वहाँ पे जाएं, दुनिया भर में कहीं से भी आप पेपैल के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र, राइडर, इजी पैसा, ये सारी तफसीलात वहाँ पे मौजूद है। बहुत आसान है, घर बैठे आप सारा हमें अपना फंड्स दे सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हों, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ हाउसिंग सेक्टर की कि हाउसिंग सेक्टर में क्या होने जा रहा है। बहुत कुछ सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से भी बड़े दावे किए गए और पैकेज भी दिया गया इस इंडस्ट्री को। तो अब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री ने किस तरह से अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, क्या क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं और वो तब्दीलियाँ आवाम को कब नज़र आएंगी। इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आसिफ समसम। आसिफ समसम आबाद के सदर्न रीजन के साबिक चेयरमैन रहे हैं और उसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि मुल्क का एक बड़ा चैम्बर है, उसकी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं और अभी आजकल KCCI के एडवाइज़र हैं। उसके अलावा इनका जो अपना ग्रुप है समसम ग्रुप, उसके भी वो चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने टाइम दिया हमें। जज़ाकल्लाह, आप आए, बहुत खुशी हुई और जिस हवाले से आपने जो मौजूद रखा है तो मैं समझता हूँ ये आज की वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म ने जो एमनेस्टी स्कीम दी थी उसमें तोसी कर दी है, वो तोसी क्या हुई है, सबमिशन में क्या तोसी हुई है, कंप्लीशन में क्या तोसी हुई है, उसकी थोड़े से मोटी मोटी चीज़ें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि बिल्डर्स को कोई एमनेस्टी मिली है और मैं समझता हूँ सारा आप लोग भी यही इसी बात को लेके चल रहे हैं। तो ये एमनेस्टी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये एमनेस्टी दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो भी जिन भी लोगों के पास नॉन डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट है या पैसा है, वो अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए या उस पर टैक्स क्यों नहीं पेड किया गया। बड़ा सिंपल ये एमनेस्टी थी और उसमें कंडीशन ये लगाई गई कि उसमें भी एलिजिबल वो होगा जो 31 दिसंबर तक, यानी जब ये मई के अनाउंस हुई, 31 दिसंबर तक जो भी बंदा इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर्ड करे और अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराए और प्रोजेक्ट शुरू कर दे। जो बंदा प्रोजेक्ट शुरू करेगा वो एलिजिबल है इस स्कीम में और जो इस डेट को शुरू नहीं करेगा वो फिर उसका हिस्सा नहीं होगा उस एमनेस्टी का। तो पहले तो ये बात इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बिल्डर्स को कोई एमनेस्टी नहीं मिली है। ये हमारा ये जो कि हम ये समझते हैं कि ये एमनेस्टी वक्त की ज़रूरत थी। कोविड के जो हालात थे, जो पूरी दुनिया की जो माशी तौर पे जो सारी मईशत क्रैश हो रही थी और हम तो गरीब कंट्री हैं, तो हमें तो ये फिक्र थी कि एक्सपोर्ट्स चलेंगी, पोर्ट्स चलेंगे, एयरपोर्ट्स चलेंगे जो बंद हो गए थे, आपको पता है। तो उस ड्यूरेशन में इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती थी कि लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। और लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने का मतलब है कि लाखों की तादाद में लाखों फैक्ट्रीज हमारे साथ रिलेटेड हैं, तो उनको चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना के जो SOPs हैं, सबसे कम SOPs उसमें लगते हैं तामीराती सनत पे, यानी जब एक ऑन साइट काम हो रहा होता है
तो वो मुनासिब था कि इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। तो ये थी सोच। और हमने जो हमारे लोग हैं, हमारा कोई इसमें, क्योंकि हम तो सारे टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे तो सारे प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर्ड हैं, तो हमने तो फिर भी वेलकम किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कि जो भी बंदा आए, वरना कौन अपने सेक्टर में किसी को जगह देता है। लेकिन हमने दिल बड़ा करके हमने इसको वेलकम किया कि कोई भी आए हमारे सेक्टर में काम करे, हम उसको वेलकम करते हैं। तो हमारा तो सिर्फ किरदार यहीं तक था। और रही बात ये कि जो एमएनएसटी उन्होंने एक्सटेंड करने की वजूहात, हमने जब ये एमएनएसटी पहली बार उन्होंने अनाउंस की तो हमने उस वक्त काफ़ी मीडिया के चैनल्स पे भी और डॉक्यूमेंट लेटर्स भी हमने लिखे हुकूमत को कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ये एमएनएसटी दे रहे हैं और लोगों का इस सेक्टर में काम होगा। क्योंकि देखें, लो कास्ट हाउसिंग भी एक साथ साथ चल रहा था, फिर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग का भी मामला साथ साथ चल रहा था, तो ये सारी चीजें जुड़ गई थी एक दूसरे के साथ। उसमें ये एक एमएनएसटी भी ऐड हो गई कि जो पैसा लगाएगा तो उससे भी हम नहीं पूछेंगे। तो ये उन्होंने एक तरगीब दी। ये ऐसी एमएनएसटी थी कि अगर वन टाइम जैसे एमएनएसटी आती है, 2 टाइम आती है, उसमें पैसा डिक्लेयर करके आप टैक्स देते हैं 2%, 4%, 5%, लेकिन ये एमएनएसटी ऐसी थी कि इसमें आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब आप इस सेक्टर में अपने पैसे लगाते तो आप खुद सोचें कि वो कितना मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू एड टैक्स हो जाएगा। ये सिंपल ऐसा है कि एक यान हो और एक जो है ना जैकेट मैं पहन के उसको जैकेट को मैं सेल करूं, तो ये वैल्यू एड होने जा रहा था। टैक्स बहुत ज्यादा मिलने की बात हो रही है कि जब सेल टैक्स मिलेगा, पाइप बिकेगा, लकड़ी बिकेगी, जो चीजें, वो सारी चीजें चलेगी तो मल्टीपल टैक्स हुकूमत को मिलेगा। और बनने के बाद जो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा भी इस हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें डिक्लेयर्ड हो जाएगा, उस मईशत का हिस्सा बन जाएगा। और नेक्स्ट टर्नियर में, नेक्स्ट साल टैक्स ईयर में वो टैक्सेबल सारी चीजें हो जाएंगी जो भी उनसे खरीदी जाएंगी या बेची जाएंगी। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात थी कि ये तो अगर कोविड ना भी होता तो भी वो ये दें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो पैसा जो हमारी मईशत में नहीं है, जो पैसा छुपा हुआ है, वो अगर सर्कुलेशन में आ जाएगा तो हमारी महंगाई भी कम होगी और माशी हालात भी बेहतर होंगे, रोजगार जनरेट होगा। तो ये जुड़ी हुई थी बेसिकली। और जब अप्रैल मई में जब बात हो रही थी तो हमने अपने खदशात का इजहार किया था कि ये सिंध में ये टाइम फ्रेम जो है 6 माह, ये हम नहीं समझते कि इसमें कोई बंदा इसको अवेल करेगा। और अगर बहुत कम मैं समझता हूं कि ना होने के बराबर। तो इसकी वजूहात भी यही थी कि जब अप्रूवल ही साल में नहीं मिलेगी तो वो शुरू कैसे 31 दिसंबर तक। वैसे काफी लोग ये बोलते हुए हमने सुना है कि वो कहते हैं कि वैसे मुल्क के दीगर खासतौर पे पंजाब में लोग कहते हैं कि फिर भी इस पे काफी काम और हिलजुल नजर आता है, लेकिन सिंध में उस तरह से उस स्पीड से चीजें नजर नहीं आ रही। और कई जो बिल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी परेशान दिखाई देते हैं कि यहाँ बड़े रुकावटें हैं या मसले मसाइल हैं। क्या है वो? देखें, यही मैं बात कर रहा था। आबाद के 80% से बल्कि 85% से ज्यादा मेंबर कराची से बिलोंग करते हैं। तो हमने, चूंकि हमारी नुमाइंदगी है कराची चैम्बर की कराची में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाईलाइट करें उन इश्यूज को जो हडल्स हैं, जो सनत को चलने में, देखें ये सनत है हमारी, इसको चलने में जो भी रुकावट है, कराची चैम्बर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमेशा उन्होंने इसको एड्रेस किया। और जब ये पैकेज आया था उस वक्त भी हमने उनको लिखा कि देखें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपको जो आप बात कर रहे हैं कि आपने कहा अपनी स्पीच में कि 45 दिन में हम इंश्योर करेंगे कि एनओसी मिल जाए अप्रूवल की, तो इसके अलावा तो कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं था कि आपको इंश्योर करना चाहिए था कि सिंध में भी 45 दिन में एनओसी मिले। और उसकी जो रुकावटें थी, हम चाह रहे थे कि उनके साथ बैठ के हम सारी चीज़ें उनको अपनी हडल्स जो इस इंडस्ट्री को हैं वो बताते, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कोई रिप्लाई उसका कराची चैम्बर को नहीं किया। तो आज आप सारे विटनेस हैं कि आज सिंध में जो हम बात कर रहे थे वही हुआ। शुरू में हमने कहा कि ये टाइम फ्रेम कम है, तो हमें कहा गया कि FATF के हवाले से पाकिस्तान की मजबूरियां, और मैं समझता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमारी इज्जत, हमारी जान पाकिस्तान है। तो हमने कभी इस बात को नहीं वो सोचा। हम बिल्कुल समझते हैं कि इन हालात में ये स्कीम देना बहुत बड़ी बात थी और हुकूमत की मजबूरियां हैं कि वो अपनी मर्जी से इस स्कीम को ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है। तो वो बात अपनी जगह थी, लेकिन ये मजबूरी मैं नहीं समझता कि किसी भी गवर्नमेंट की ये मजबूरी हो कि वो हमारे सूबे में 45 दिन में हमें एनओसी ना दे सके। तो सारे का सारा इशू यही था कि कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था, लोगों का मोरल डाउन था, उन्हें पता था कि ये एनओसी नहीं मिलेगी हमें
45 दिन में, तो लिहाजा कोई भी बंदा ऐसा जो हमारे सेक्टर में आए, क्योंकि ये तो कॉल दी गई थी उन लोगों को जिनका हमसे ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पैसे की कॉल दी गई थी कि इस सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट करें। हमारा तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये था कि चूंकि एक लॉ है सिंध में कि आबाद का मेंबर ही कमर्शियल तामीरात कर सकता है, उसी को प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है, तो हम तो एक जॉइंट वेंचर में उनका हिस्सा बनने जा रहे थे। हमने कहा ना, हमने तो वेलकम किया कि अच्छी बात है कि हमारे सेक्टर में और लोग आए, वरना एक दुनिया में कॉमन कंपटीशन का दौर है, कोई नहीं चाहता कि मेरे बराबर में जो है ना मेरी ही प्रोडक्ट की फैक्ट्री बढ़ती चली जाए। तो हमने तो उसको वेलकम किया पाकिस्तान के लिए, और उनका विजन हम समझते हैं बड़ा क्लियर विजन है, और वो चाहते भी हैं, हम विटनेस हैं कि वो चाहते भी हैं कि सारी चीज़ें हल हो जाएं। लेकिन जब तक सिंध में इन सारी चीज़ों को वो इंश्योर नहीं करेंगे, हमने पहले बताया था बहुत सी एनओसीज थी, कुछ कम हुई हैं उनकी, लेकिन सिंध में अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, 45 दिन की एनओसी का मामला देखें, फिर 6 माह एक्सटेंशन हो गई है। और ये सारी बातें, अर्बन का भी मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। लाहौर की आपने बात की, लाहौर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं अपडेट के, लाहौर में जैसे केडीए यहाँ पे है, वहाँ एलडीए है। एलडीए और केडीए का एक्ट तो एक था, लेकिन यहाँ ये नाकारा है बिल्कुल। हमारा जो केडीए है, इस कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बिल्कुल नाकारा है। और इसी तरह एलडीए के पास भी इतना बड़ा कोई डोमाइन नहीं था, लेकिन उन्होंने, और हमारे पास तो बिल्डिंग अप्रूवल रेगुलेट करने के लिए, कंप्लीशन या सारी चीजों के लिए इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। वहां पे कुछ नहीं था लाहौर में ऐसा, मगर उन्होंने ये करके दिखाया। इमरान खान ने लाहौर में जो 45 दिन की बात की, वो अप्रूवल्स करके दिखाई, और वो अप्रूवल्स हुई हैं और हो रही हैं। केपीके में भी उन्होंने करके दिखाया, इस्लामाबाद में भी वो कर चुके हैं काफी चीजें, और काफी चीजें अंडर प्रोसेस हैं जो हो जाएंगी। लेकिन सिंध के हवाले से, चूंकि हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारा ये डोमाइन नहीं है कि हम किसी हुकूमत को क्रिटिसाइज करें। हमारा काम होना चाहिए कि हम हौसला अफजाई करें, हमारी हुकूमत का मोरल अप करें। तो हम तो ये समझते हैं कि फेडरल की जिम्मेदारी है कि सिंध को भी वो इसी तरह साथ लेके चले, जैसे लाहौर में उन्होंने सारी चीज़ें की, ऐसे सिंध में भी वो इंश्योर करे कि वो सारी चीज़ें हो जाएं। और मैं आपके इसी चैनल पे मैं ये समझता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से भी कि वो भी पाकिस्तान का सोचते हैं, वो हम सब पाकिस्तानी हैं, और वो भी इसमें कोशिश करें कि जो हडल्स हैं वो हमें, मुझे पता है कि वो कर रहे हैं कोशिशें, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट लॉक हैं, कराची की मैं बात करूं 250 के करीब प्रोजेक्ट लॉक किए गए हमारे, तो वो सारे प्रोजेक्ट आज भी लॉक हैं। और क्या ये कि आप पूरे मुल्क में तो काम चलाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप एमनेस्टी दे रहे हैं कि लोग कहीं और से जिनका पैसा जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो आके लग जाए, लेकिन जो लीगल डिक्लेयर्ड पैसा हमारा लगा हुआ है, 230 प्रोजेक्ट में ट्रिलियंस के हिसाब से पैसा लगा हुआ है, वो डिक्लेयर्ड पैसा है हमारा, तो उसको कम से कम चलाने की बात कर लें। फेडरल के लेवल के इशू हैं ये सिंध के लेवल के भी इशू नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को कोई, मैं नहीं समझता कि एतराज है कि ये प्रोजेक्ट रुके हुए जो है वो क्यों नहीं चल रहे। सिंध गवर्नमेंट से तो सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि ये जो अप्रूवल्स का टाइम है उसको कट डाउन किया जाए। बाकी जो रुकावटें हैं उसमें काफी रुकावटें तो फेडरल की तरफ से हैं, तो उनको वो एड्रेस करना पड़ेगा। और ये बात फिर मैं कह दूं कि हमें समझना पड़ेगा कि ये एमनेस्टी किसी बिल्डर के लिए नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये एमनेस्टी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए है, पाकिस्तान की भलाई के लिए है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे आप ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि लॉक हैं, वो उनमें क्या इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो आप बता रहे हैं? देखें, लॉक वो हैं कि डिक्लेयर्ड 26 रोड हैं कराची में, उन 26 रोड पे एक लॉ है कि सिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन है और उन्होंने कानून साजी की है कि इन डिक्लेयर्ड रोड पे उनकी फीस मुकर्रर की गई है कि आप मास्टर प्लान में जाके अप्लाई करेंगे, और कैटेगरीज बनी हुई हैं A, B, C कैटेगरी, उसके हिसाब से फीस पे करके जो भी चीजें उनको कमर्शियल एक्टिविटी उन पे हो सकती है। जी हाँ, एग्जैक्टली, लीगल उसको कन्वर्जन के बाद एक्टिविटी हो सकती है, तो वो लीगली कन्वर्ट होके फीस पे करने के बाद ये सारी चीज़ें अप्रूवल में हैं बिल्डिंग कंट्रोल के। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो समझते हैं कि वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो हम खुद इस बात को मतलब इसके साथ खड़े हैं कि जो भी कानून के खिलाफ है और जो भी खिलाफ है, जो ज़ाब्ते के खिलाफ हुई है या जिसमें कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसमें KBTR को नहीं देखा गया, या जो भी इलीगल हैं उनको बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा बड़ा देरियाना मुतालबा है हमारे आबाद
की टीम का, आबाद के हमारे लोगों का, हमारे कराची चैम्बर का कि लीगल चैनल पे काम होना चाहिए, और जो भी अगर इलीगल है, कोई चाइना कटिंग है, कोई कब्जा है, तो उसको हम डिस्करेज करेंगे और हम हमेशा कोर्ट के साथ खड़े हैं कि इसको। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस प्रोसेस को स्पीडी किया जाए, जिसने जो निकालना है वो निकाल के और बाकी वालों को आगे बढ़ाया नहीं, शॉर्ट हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि अप्रूवल का टाइम कम किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप हमसे पूछें कि हमारी क्या नीड है, तो हमारी नीड एमनेस्टी नहीं है। एमनेस्टी हमारे लिए ना थी ना है। हमारी नीड ये है कि जो हर्डल्स हैं हमारे इस सेक्टर में, उन हर्डल्स को दूर किया जाए। यानी अगर जो कमिटीज़ बनी हुई हैं हमारी मुख्तलिफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ, जिसमें आबाद, चैम्बर और बाकी और इदारे भी हैं, तो उस कमेटी का मकसद ये होता है कि जो भी हर्डल्स निशानदेही करे हमारा सेक्टर के ये हैं, तो उनको लीगली प्रोसेस करके उस पर डिबेट करने के बाद उन हर्डल्स को दूर किया जाए। तो एक साल तक मीटिंग होती है, साल तक वो मुश्किलें या वो जो मामलात हैं एग्रीड करने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं इशू किए जाते। तो आप खुद सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम ताजिर देखें, इन्वेस्टमेंट तो अगर आप उसको नहीं दोगे स्मूथ चलने का सिस्टम, तो वो चली जाएगी, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट की कोई कंट्री नहीं होती है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। हमने काफ़ी सरासल गुफ्तगू की है। गो के इश्यूज इतने हैं कि वो ज़ाहिर है इस टाइम पीरियड में मैनेज नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हाउसिंग सेक्टर पे मज़ीद भी बात करते रहेंगे अपने आने वाले शोज़ में, और जो हर्डल्स हैं जो आसिफ समसन साहब ने बताया है उनको भी मज़ीद हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली हल हो सकें, और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी, उनको भी ये रियलाइजेशन हो कि वो जो टाइम पीरियड है उनके प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल का, उसको वो ज़रूर यकीनी बनाए। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान का एक ऐसी बॉडी है पाकिस्तान की कि जिसमें चैम्बर्स की भी नुमाइंदगी करती है, उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की भी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। और अभी रिसेंटली FPCCI के इंतखाबात भी हुए हैं, तो उनके जो नौ मुंतखब सदर हैं मियाँ नासिर हयात मग्गू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर जी। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, टाइम दिया आपने। माय प्लेजर। यानी कि काफ़ी मसरूफियत है आपके फेडरेशन हाउस में, हमने देखा है। मैं सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह इलेक्ट हो गए, आपका नोटिफिकेशन हो गया, चीज़ें हुई, तो ऑफिस संभालने के बाद अब तक आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहला जो हमारा जो पहला टास्क है वो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। यहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं है, सारा काम जो है कागज़ आते हैं कागज़ जाते हैं, मैनुअल काम है, रिकॉर्डिंग सब मैनुअल है, और टास्क जो है ना प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो रीस्ट्रक्चरिंग पर बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ हम ऐसी करें कि हम आज की दुनिया के साथ आ जाएं, जिसमें पहली चीज़ है डिजिटलाइजेशन। कोई हमारे पास आए, हमारी वेबसाइट पे आए, तो उसको ये पता चले कि पाकिस्तान में क्या बनता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान की इकनॉमी क्या है। तो ये पहला हमारा टास्क है रीस्ट्रक्चर। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कुछ अदारों से, एकेडमी है कि जिससे हम चाहते हैं मिल के रिसर्च का काम सबसे पहले हम ऑन करें। और ये बताइए कि इसके आप रीस्ट्रक्चरिंग से सिर्फ डिजिटलाइजेशन के हवाले से आप रीस्ट्रक्चरिंग आपके माइंड में है या उसके अलावा भी है? देखिए, कमिटीज भी आपकी सब कमिटीज देखिए बात ये है कि जो इस इदारे को करना है वो ये अभी तक नहीं कर रहा। तो हमने ये देखना है कि पहले सबसे पहले कौन से बंदे क्या काम करेंगे, किस में क्या कैपेबिलिटी है, कौन से टास्क बड़े इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हमने जो है अभी पूरी जो कराची बेस्ड और सिंध बेस्ड चैम्बर एसोसिएशन थी उनको बुलाया था हमने, और हमने उनको रिसेप्शन दिया था, उनका शुक्रिया अदा किया था। और अब एक साथ एक लेटर हमने कल निकाल दिया है जिसमें हमने इनसे कहा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम है बजट से, कोई अनोमली चल रही है, कोई तजावीज़ है, कोई लॉ में एम्बिग्विटी है, आप हमें लिख के जो है ना 31 जनवरी तक हमें दे दें, ताकि फरवरी के महीने में हम इन सबको बुलाएं, उस पर डेलिब्रेशन करें और फरवरी के एंड तक हमारे पास पूरा बजट से रिलेटेड सब चीज़ें रेडी हों, और फिर हम गवर्नमेंट से बात करें। होता ही क्या है कि आमतौर पे ये सारी चीज़ें एक्टिविटी शुरू होती है मार्च अप्रैल में। लास्ट ईयर कोविड हो गया तो 3 महीने तो बंद ही हो गया। तो हमने सोचा इस दफ़ा हमारा चूँकि बेसिकली यही काम है, तो हमने इस काम को पहला स्टार्ट ले लिया है। लोगों को बोल दिया कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आप लिख के लाएँ, पेपर लाएँ, हवाई बात नहीं होगी। फिर उसमें हम देखेंगे अगर दो मुख्तलिफ एसोसिएशंस के 2 पॉइंट ऑफ व्यू है एक चीज़ के ऊपर, तो हम इसकी डिबेट करा के एक रास्ता निकालेंगे जो फिर हम बाकी चैम्बर्स को भी भेजेंगे, कोशिश करेंगे सबको ऑन बोर्ड लें, ताकि बिजनेस कम्युनिटी एक आवाज़ के तहत गवर्नमेंट से जाके बात करे और चीज़ें ठीक करे।
ये बताइए कि फेडरेशन के हवाले से ये भी बातें आती रहीं और कैंपेन के दौरान भी ये सुनने को मिला कि गवर्नमेंट ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रही फेडरेशन जो रिकमेंडेशन देती है टाइम टू टाइम बजट के हवाले से, क्या ऐसा है? देखें, ये तो सारे इदारों की पोजीशन यही है। उसकी वजह ये है कि एक ब्यूरोक्रेसी ने हमें किस काम में फंसाया है। पहले तो उन्होंने इस काम में फंसाया कि लॉज ऐसे बनाए हैं, किसी का गैस का मसला, किसी का बिजली का मसला, किसी का सेल टैक्स का मसला, किसी का कुछ, सारा साल इसी में हमें अटकाए रहते हैं और 9 महीने गुजरते हैं तो इलेक्शन शुरू हो जाता है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है किसी की बिजली ठीक कराएं, किसी का, हमारा काम है एक पॉलिसी मेकिंग में कि हम पॉलिसी वो बना के दें जहाँ ये प्रॉब्लम्स आए नहीं, जो रोज़ डेली प्रॉब्लम जहाँ हमको उलझाया हुआ है। और ये जब होगा जब हम कोई काम करके हुकूमत को मस्बत दिखाएंगे कि भाई वाकई ये लोग जो है ना काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई पेपर तैयार करके दिया है, कोई इनके पास जो रिसर्च है या जो भी इन्होंने हमें रिकमेंड किया उसमें दम है, तो मेरा नैरेटिव ये है कि इस मुल्क को सिर्फ बिजनेसमैन ठीक कर सकता है। वही पैसे लगाता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है, वही रिस्क लेता है, हारता भी है, जीतता भी है, पैसे नुकसान भी होते हैं, आते भी हैं। करना उसने है, जब उसने करना है तो उसको डिजिटल, उसको सही उसकी एक मकाम दिया जाए जिस मकाम पे उसकी एक पजीराई हो। अगर आपको मैं आपको अहमियत ही नहीं दूंगा तो मैं आपकी बात कहाँ से सुनूंगा? तो हमें खुद इस चीज़ को, मैंने जो नैरेटिव ये बनाया है कि इस साल कम से कम ये करना है कि उनको ये पता चले कि जो ये बोलते हैं वो सही बोलते हैं और जेन्युइन लोग हैं और जेन्युइन मुल्क की खिदमत करने आए हैं, अपना कोई पर्सनल काम करने नहीं आए। ये बताइए कि फेडरेशन के बारे में एक इमेज ये भी रहा है कि वहाँ सिर्फ फोटो सेशन होते हैं, बस लोग आते हैं, जाते हैं, देखिए चीजें जो हकीकत है, मैं तो बड़ा वोकल हूँ यहाँ, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको खुद अभी कहा ऑफ कैमरा कि भाई यहाँ तो हमें चाहिए कि हम कहीं और ऑफिस एक कमरा लें, बैठ के काम करें, क्योंकि यहाँ एक कल्चर बना हुआ है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, व्हाट्सएप पे चलाते हैं, लोग इसी में खुश होते हैं। तो ये चीज़ें ना मैं बड़ी डिस्करेज करता हूँ। आई डोंट लाइक, आई एम नॉट ए पर्सन जिसको फोटो खिंचाएं फिर उसको व्हाट्सएप पे चलाएं फिर ये करें। ये चीज़ें यहाँ रही हैं और अगर हम जब काम करके दिखाएंगे तो लोग देखेंगे कि भाई काम भी हुआ इधर। कुछ चीज़ें ऐसी हम नहीं रोक सकते, अब कोई आ जाता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन इसमें किसी हद तक जो है ना सदाकत रही है। अब जो कमेटीज हैं उनके भी फंक्शंस हैं डिफरेंट, बहुत सारी कमेटीज होती हैं। कमेटीज का ऐसा है कि हमने सारी ट्रेड बॉडीज को एक ईमेल कर दिया था कि भाई आप अपनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में से 2 बंदे नॉमिनेट करें जो इस ट्रेड को जानते हैं, ताकि हम उनको कमेटी दें। हम अब जैसे हमारे पास जो भी ट्रेड बॉडी है, अगर वो देते हैं जी हमारा नुमाइंदा ये है तो हम उसी को दे देंगे, क्योंकि वो ट्रेड बॉडी का कम से कम नॉमिनेटेड होगा। और फिर हम ये भी ज़रूर देखेंगे कि क्या इसके पास कोई ट्रेड कमेटी, ऐसी कमेटी लास्ट टाइम थी, क्या उसने कोई मीटिंग बुलाई, क्या उसने कुछ काम किया या सिर्फ कार्ड लेके घूमा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ठीक करना है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में फेडरेशन का असल मकसद एफपीसीसीआई की वर्किंग का क्या है, क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए, फसल दुनिया में ये होता है कि जो रिकमेंडेशन हम देते हैं, यानी उनकी फेडरेशन देती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह है कि एक कानून है, आपने बना दिया, इम्प्लीमेंट किस पे करना है? मुझ पे, मुझसे आपने पूछा नहीं। फिर वो बैक एंड फोर्थ खतो खिताबा चलती रहती है और टाइम ज़ाया होता है और एक लिस्ट। तो रोल फेडरेशन का ये है कि हर पॉलिसी वहाँ से आए, उसको हम डेलिब्रेट करके दें। जब हमारे साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे तो उस पॉलिसी में इतना दम हो कि वो भी उसको एक्सेप्ट करे। अब इनको 4,700 रुपये टैक्स जमा करने हैं, इनका तरीक़ाकार ये है कि इसको नोटिस, उसको नोटिस। आप हमसे बात करें, मैं इनको 6,000 जमा करके दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि लोगों को टैक्स देना है, लेकिन तरीक़ाकार पे एतराज़ है। अब बहुत से लोग मैं जानता हूँ कहते हैं जी हम देंगे। पहली बात ये है कि ये जैसे मैं टैक्स नेट पे आऊँगा तो मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अब जैसे सेल टैक्स लेते हैं 17%, गवर्नमेंट की किटी में 6-6.5% से ऊपर नहीं जाता, बाकी इधर उधर कट जाता है। तो ले ही 6% नॉन रिफंडेबल, ना रिफंड का चक्कर, ना लेना ना देना। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं होता, वो हमें पकड़ नहीं सकते उसमें उन्होंने लॉज ऐसे बनाए हुए कि आदमी कहीं ना कहीं उलझा रहे। तो आप सेल्स टैक्स के जो सिस्टम है इसको भी आप ओवरऑलिंग के लिए नहीं, मैं तो ये करने के लिए कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि पूरा सिस्टम हम कोशिश करेंगे नया बना के दें और उस पर इंसिस्ट करें कि आपको पैसे चाहिए ना, आपका काम पैसों से है ना, आप टैक्स कलेक्टर है ना, आप करें। इनके पास कोई दुनिया का रिकॉर्ड नहीं है। अब कितनी मार्केटें हैं, इसमें कितनी दुकानें हैं, आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्ड बेस्ड होती है ना, कि भाई क्या है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितनी दुकानें हैं, कितनी ओनरशिप में है, कितनी किराए पे। इनका तो असल काम ये होना चाहिए कि इनके पास पूरा डाटा होना चाहिए, कौन बिजनेस कर रहा है, तो फिर आप टैक्स ले सकते हैं। आपके पास डाटा कुछ है नहीं,
आप बस जो हाथ में आपकी नज़र के सामने है, उनको आपने पकड़ा हुआ है, जब भी तो ये बदइतमादी है हुकूमत और ताजरों के दरमियान। तो सर आप इतना बड़ा आप कह रहे हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के टारगेट से ज़्यादा आप उन्हें टैक्स दिला सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में फिर वो फैसिलिटेशन भी तो चाहिए होगी ना, जो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे। पहली बात ये है कि जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हमारी फ्रेंडली होंगी, उतना लोग जो है ना कारोबार खुल के करेंगे। हमारी इकोनॉमी ब्लैक क्यों है? हमारी इकोनॉमी ब्लैक ये है कि जो तरीक़ेकार बजट टैक्स कलेक्ट करने का है वो बिल्कुल ऐसा है जो हमको सूट नहीं करता, जो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब जो फंसा हुआ है टैक्स में वो दे रहा है खुशी से, बाकी कोई ये अगर चाहे मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँ, उसको पता है कि इन्होंने मुझे निचोड़ना है। तो बात ये है कि अगर आपने टैक्स लेना है, आप एक सेक्टर पकड़ें, आप उसकी आपका स्टडी हो कि भाई इसमें ना 2000 अरब मिलने चाहिए, 500 अरब मिलने चाहिए। आप उनके लोगों से बैठें, आप बोलें भाई ये इतना बनता है, सहूलत का तरीका दें, आप बातचीत करें, एंगेज करें उन्हें, फिर टैक्स लेना। अब आप देखते हैं वो कहता है जी 20% लोग सामने हैं, 80% लोग इधर उधर गए, तो ये नहीं हो सकता। आप उस सेक्टर को एंगेज करें, सेक्टर वाइज आप बताएं कि ये पोटेंशियल है, हमारे को बिठाएं, हम बैठें आपस में कि इतना टैक्स आपका बनना चाहिए और ये आसान तरीका है देने का, और वो लगाए ना जो लोग दे सकते हैं। अब रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल 1 लाख रेस्टोरेंट है कराची में, पाकिस्तान में 13% टैक्स लगाया हुआ, कहीं 16 लगाया, कहीं 18 लगाया हुआ है। भाई अब आप एक ऐसा अमाउंट दें जो लोग दे सकें और इजी देने का तरीक़ाकार ईजी हो। और ये बताइए कि जो बिजनेसेस हैं, अब टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपडेट होती जा रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन में, प्लांट्स में, इन चीज़ों में, उसको भी आप उन लोगों को हेल्प करने के लिए भी कोई देखिए बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो लोग खुद ही ले आएंगे। बिजनेसमैन को यहाँ देखना है कि जो चीज़ ऐसी जो है ज़रूरी है वो कर लेंगे। हम सिर्फ कहते हैं कि हमारे को फ्री हैंड दे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब अगर बिजली 25 रुपये में देंगे तो क्या होगा? IPP इसको प्रोटेक्ट करेंगे और अब लोगों को 25 रुपये की बिजली देंगे। इस वक्त जो बड़े लोग हैं उनको सबसे सस्ती बिजली मिलती है, और जो छोटा आम आदमी है जो इवन किसी वर्कशॉप में बैठा है वो सबसे महंगी बिजली लेता है। लाइट नहीं है तो डीजल डालता है, कोई चीज़ क्लेम नहीं करता, कोई विद होल्डिंग या कोई चीज़। तो जो बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उनके यहाँ से तो कोई खास टैक्स आता ही नहीं इनको। और ये बताइए कि फेडरेशन की अपनी इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं, और फेडरेशन हाउस देखिए फेडरेशन की एक तो फीस है, मेंबरशिप फीस। उसके बाद जो है हमारा फेडरेशन हाउस आपने देखा कितनी मेन जगह पे है। यहाँ जो है ना 2 फ्लोर 20,000 फुट, 3 फ्लोर के हमारे किराए पे थे, वो 80 रुपये फुट पे चल रहे थे। 80 रुपये फुट? जी। आप मुझे बताएं 80 रुपये फुट तो इस मेन लोकेशन पे। फिर लास्ट टाइम हमने इनसे बातचीत की और उनका केस वेस भी चल रहे थे। हमने इनको कहा नहीं भाई ये इसकी 250 रुपये की इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, आप 250 रुपये दें। आप इदारे के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? पहले वाले लोगों ने ये नहीं किया, किसी का फोन आ गया उन्होंने छोड़ दिया। अब हमने 250 रुपये फुट कर दिया, 20,000 स्क्वायर फुट रिन्यू किया है। तो पहले 16 लाख आता था, 50 लाख रुपया महीना जो है ना रेंट आएगा। आप देखें इतना बड़ा फर्क है, क्योंकि हमने इसको समझा हमारा अपना घर है। हमको कोई कॉल आती है, किसी दोस्त की आती है, किसी ऊपर की आती है, किसी बैंक वाले की आती है, हमने कहा नहीं भाई ये हमारी चीज़ तो है नहीं, ये एक इदारा है, इदारे की जो रियल मार्केट वैल्यू है वो आप उसका टैक्स दें और हर साल 10% बढ़ाएं, ताकि ये एम्बिग्यूटी रहे ही नहीं कि एक किराया 10 साल से स्टेगनेट रखा हुआ है। ये हमारे ज़रा है। अच्छा बताइए कि अब कोविड के बाद की सूरत हाल कैसी हो रही है? देखिए कोविड तो मेरे हिसाब से अडॉप्ट हो गया है पाकिस्तान में। एक स्कूल पे कोविड लगा हुआ है, एक रेस्टोरेंट पे लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के रेस्टोरेंट खुले, कराची का रेस्टोरेंट बंद है। ये कितना बड़ा अलमिया है, कितनी इंडस्ट्री इससे कितने लोग जो है ना वाबस्ता है, एग्रीकल्चर वाबस्ता है, पोल्ट्री वाबस्ता है, इसके साथ जो है ना कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर। कराची की इंडस्ट्री इन्होंने बंद की, रेस्टोरेंट बंद किए हुए, और बाकी जो है इन्होंने खोले हुए। स्कूल बहरहाल हर जगह बंद है, लेकिन जनरली कोविड अडॉप्ट हो गया है। पहले जो कोविड आया था तो हर आदमी खौफ और रात से 3 महीने घर से बाहर नहीं निकला। अब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया एहतियात के साथ, कहीं कम एहतियात, कहीं ज़्यादा एहतियात के साथ चल रहा है। तो ये कोविड जो है इसने काफ़ी बिजनेसेस चेंज किए हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छे हो गए हैं, और जो रेंटेड प्लेस पे पार्लर और रेस्टोरेंट और जो भी रेंटेड प्लेस पे चीज़ें थी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैन टू मैन अभी भी कई जगह जाने पे लोग इज्तनाब करते हैं। राइट। और ये बताइए कि अब इस सारी सूरत हाल में अब आ गया बजट, आपका पहला
टारगेट है जिस पे आप काम कर रहे हैं फौरी तौर पे बजट की तैयारी के हवाले से, और रिसर्च की आपने बात की, तो ये रिसर्च वाला जो पोर्शन है ये कब तक मैच्योर हो पाएगा? देखिए रिसर्च वाला मामला जो है ना, हमें 3-4 महीने लगेंगे इसको प्रॉपर तरीके से इसको स्टैब्लिश करने में, क्योंकि हम चाहते हैं हम PhDs लें, हम कोई एकेडमिया को साथ एंगेज करें, तो ये सारा काम जो है हमको 2-3 महीने लगेंगे। बाकी जो बजट का सवाल है, हमने ऑलरेडी सारी ट्रेड बॉडीज को लिख दिया है कि जो उनकी एनोमलीज हैं, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है, कोई लॉ में मसले हैं, आप हमें 31 जनवरी तक भेज दें, ताकि हम फरवरी में बैठ के डिलिब्रेट करें एक दूसरे के साथ, और फरवरी के एंड हम प्रपोजल बना के जो है फेडरल गवर्नमेंट को भेजें, और फिर हम अपनी लॉबी करें कि भाई ये तरीका सही है या नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिर मगू साहब, आप हमारे साथ रहे, और इंशाल्लाह अगले किसी शो में फिर आपसे बात करेंगे कि नए बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। और जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियां नासिर मगू साहब की, जो कि नौमंतखब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके साथ ही मेट्रो मैटर से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।